तो आज हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 71। तो देखिए भाई, इससे पहले हमारे जितने भी लेक्चर हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, यानी कि चैप्टर नंबर लेसन नंबर 7 से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, उन सभी लेक्चर्स में मैंने आपसे ये एक निवेदन किया था कि जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स को ज़रूर हल कर लें। और अगर आपको बुक से रिलेटेड किसी भी न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है तो आप या तो विद्यालय आकर मेरे से संपर्क कर लें या फिर आप कमेंट बॉक्स में आप उस न्यूमेरिकल का नंबर वगैरह डाल दें, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि मैं देख रहा हूँ मुझे ना तो कोई आपका कमेंट मिल रहा है कि ना आपको मुझे कोई क्वेश्चन मिल रहा है, तो इसका मतलब मैं क्या समझूंगा, आपको सभी न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं और ये चीज़ इम्पॉसिबल है, आप भी जानते हैं इस चीज़ को। तो बेटा आप पर डे कंटिन्यू मैं जिस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को ज़रूर हल करें, ठीक है। तो देखिए आज हम लेक्चर नंबर 71 में बात करेंगे गैल्वेनोमीटर की। हमारा ये चैप्टर लगभग समाप्ति की ओर है और अब जो मैं पार्ट पढ़ा रहा हूँ ये पार्ट काफ़ी बड़ा है, तो लगभग मोस्टली हमारी लगभग 6-7 वीडियोस लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि बड़ा है और समझने वाला है, इसलिए आप ध्यान दें। तो देखिए बेटा आज हम बात कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जिसे हम कहते हैं धारामापी, या जिसका दूसरा नाम होता है धारामापी, गैल्वेनोमीटर या धारामापी, ठीक है। सबसे पहले हमें इसकी जाननी है डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब परिभाषा कि सर धारामापी होता क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर, सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर संरचना, फिर इसकी क्रियाविधि, बारीकी से हम इसका पूरा अध्ययन करेंगे। आ रही बात समझ में? तो ढंग से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो देखें आप, हमारा टॉपिक है बेटा आज का धारामापी। तो कोई भी अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, धारामापी क्या है या धारामापी हम किसे कहते हैं, ठीक है, तो आपके पास सिंपल से एक परिभाषा होगी और वो परिभाषा क्या बनेगी बेटा, वो परिभाषा बनती है कि धारामापी एक ऐसी डिवाइस होती है, कैसी डिवाइस होती है, एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा का संसूचन करती है। संसूचन करती है। तो धारामापी एक ऐसी डिवाइस हुई जो धारा का क्या कराती है बेटा, संसूचन। संसूचन का मतलब होता है उस धारा के परिमाण के साथ साथ हमें उसकी दिशा की भी क्या देती है, जानकारी देती है। ऐसी जो डिवाइस होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, धारामापी, या हम उसे क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर। क्लियर? तो आपके पास जो इसकी परिभाषा निकल कर आ रही है बेटा, वो क्या परिभाषा निकल कर आ रही है, धारामापी एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी परिपथ में बहने वाली धारा का क्या कराती है, संसूचन कराती है। संसूचन का मतलब उसके परिमाण एवं दिशा दोनों की क्या देती है, जानकारी हमें देती है, ठीक है। हाँ बच्चों, तो ये हो गई हमारी परिभाषा। अब हम बारीकी से इसका सिद्धांत और इसकी संरचना दोनों के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो मैं दोनों को मिक्स बता रहा हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ धारामापी का सिद्धांत एवं संरचना, दोनों को मैं आपको कॉमन पढ़ा रहा हूँ और उम्मीद करूँगा पूरा का पूरा समझाने का प्रयास करूँगा मैं, और दावा है इस चीज़ का, अगर आपने ध्यान दिया है तो आपको एक बार में पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। बस थोड़ा सा फोकस बनाए रखना है, क्लियर? तो ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले इसकी संरचना के बारे में कैलकुलेट करते हैं, बाद में इसका सिद्धांत देखेंगे। तो ध्यान दीजिए संरचना कैसे बनती है। जनरली धारामापी की संरचना के अंतर्गत हम एक कुचालक बेलनाकार पात्र यूज में लेते हैं और उस कुचालक बेलनाकार पात्र पर हम एक समान रूप से, जैसे कि मान लीजिए मेरा हाथ, अभी आपको बेलनाकार आकृति नजर आ रही होगी, क्लियर? तो हम एक बेलनाकार पात्र यूज में लेते हैं, उस बेलनाकार पात्र पर एक समान रूप से विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटकर एक आयताकार कुंडली का क्या करते हैं बेटा, निर्माण करते हैं। अब उस आयताकार कुंडली को हम दो अवतल आकार के चुंबकीय ध्रुवखंड, यानी कि एक साइड पे नॉर्थ है, एक साइड पे क्या है, साउथ, तो दोनों के मध्य में उस बेलनाकार कुचालक पर जो एक समान रूप से आपने विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटकर जिस आयताकार कुंडली का निर्माण किया है ना, उसको मध्य में रख देते हैं, ठीक है। अब
ये हो गई इसकी संरचना। अब आगे की जो संरचना है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए, सिद्धांत और संरचना, धारामापी के सिद्धांत संरचना से समझने से पहले मैं इसका वर्गीकरण और आपको समझा देता हूं, जिसे मैं आपको स्टार्टिंग बताना भूल गया। वर्गीकरण देख लीजिएगा। वर्गीकरण कैसे होता है कि बेटा धारामापी दो प्रकार का होता है। धारामापी दो प्रकार का होता है। नंबर एक, चल कुंडली धारामापी। नंबर दो, चल चुंबक धारामापी। पहला होता है चल कुंडली धारामापी और दूसरा होता है चल चुंबक धारामापी। हमारे पाठ्यक्रम में केवल हम चल कुंडली धारामापी का ही अध्ययन करेंगे। बेसिकली जो चल कुंडली धारामापी होता है ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है निलंबित कुंडली धारामापी और दूसरा होता है बेटा किलकित कुंडली धारामापी। ठीक है, तो एक तो बन गया बेटा धारामापी के दो प्रकार हो गए। आप बारीकी से समझ लीजिएगा। धारामापी दो प्रकार का हो गया, चल कुंडली धारामापी और चल चुंबक धारामापी। हम केवल अध्ययन करेंगे चल कुंडली धारामापी के बारे में। ये भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है निलंबित कुंडली धारामापी, एक होता है किलकित कुंडली धारामापी। क्लियर? आफ्टर ऑल अब जो हम संरचना सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सबसे पहले चल कुंडली धारामापी का पार्ट है निलंबित कुंडली धारामापी, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब ज़रा ध्यान दीजिए। तो चल कुंडली धारामापी के सिद्धांत और संरचना को समझने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक बेलनाकार कुचालक पात्र को यूज़ में लेते हैं। उसके ऊपर एक समान रूप से विद्युत रोधी तांबे के तार लपेट कर, ठीक है, एक आयताकार कुंडली का निर्माण करते हैं और इस आयताकार कुंडली को दो अवतल आकार के चुंबकीय ध्रुवखंडों के मध्य रख देते हैं। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, मैं इसकी संरचना को आपके सामने बना रहा हूँ पूरी कंप्लीटली, तो आप देख सकते हैं। तो देखो बेटा, जनरली ये संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये नॉर्थ और ये साउथ, तो आप देख सकते हैं दो अवतल आकार के चुंबकीय ध्रुवखंड हो गए। यहाँ पर ये बेलनाकार कुचालक पात्र लगा है। इस पर ये एक समान रूप से विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटकर मैंने एक आयताकार कुंडली का निर्माण किया है। यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई होती है। इसके साथ एक फास्फोरस ब्रॉन्ज का वायर लगा होता है, जहाँ पर एक समतल दर्पण लगा होता है। ये मरोड़ी शीर्ष होता है। मरोड़ी शीर्ष के साथ यहाँ पर एक टर्मिनल लगा होता है, इसको हमने कहा है टर्मिनल T1। यहाँ पर भी स्प्रिंग के साथ ये मरोड़ी शीर्ष होता है। यहाँ पर एक अन्य टर्मिनल कनेक्टेड होता है जिसे हम टर्मिनल T2 कह रहे हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया बेटा दर्पण और ये हो गया फास्फोर ब्रॉन्ज का तार और T1, T2 ये दोनों क्या बन गए? टर्मिनल। क्लियर? ये बेलनाकार पात्र है हमारे पास, जिसे हम क्रॉड का भी कार्य करेगी। यहाँ पर ये नर्म लोहे से निर्मित होती है, सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट लोहे से निर्मित होती है। इसको नर्म लेने का तात्पर्य है कि जो कोई भी क्रॉड जितनी नरम होगी बेटा, उसकी पारगम्यता उतनी ही कैसी होगी? अधिक होगी। क्लियर? तो ये नॉर्मल सी आपको संरचना इसके सामने यहाँ पर नज़र आ रही होगी। अब आप देखेंगे कि सर ये कुंडली बनती कैसे है, इस कुंडली का निर्माण कैसे होता है। तो आप देखेंगे फॉर एन एग्जाम्पल, आप देखेंगे बेटा, थोड़ी देर के लिए इसे मैं बेलनाकार कुचालक पात्र मान लेता हूँ और ये जो धागा है ये बेलनाकार विद्युत रोधी तांबे के तार है। तो मैंने इसको इस टाइप से लपेटा है। तो आप देखेंगे ये ऐसे ही तो रखी हुई है ना, ऐसे। तो आपको इस साइड से नहीं, फ्रंट से आप इसको सामने से अगर आप देख रहे हो तो आपको आकृति ऐसे दिखाई दे रही है, जबकि वास्तविकता में ये एक आयताकार कुंडली आप देख सकते हैं। एक ये
ट्रांसफार्मर जैसी कोई एक आयताकार कुंडली आपको नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना। जनरली हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो इसके टॉप व्यू से देखकर करेंगे, यानी कि इसके ऊपर से देखेंगे, यहाँ से ऊपर से देखेंगे, तब जाकर हम इसकी क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। अगर बेटा इस संपूर्ण व्यवस्था को मैं ऊपर से देखूं तो मेरे को ये संपूर्ण व्यवस्था ऐसी तो नज़र आएगी। ये बेलनाकार वाला, केवल जो अंदर वाला बेलनाकार भाग है ये नॉर्थ और ये साउथ, इसके मिड में ये अंदर वाला भाग, ये वाला भाग ही तो दिखाई दे रहा है ना जनरली, ये अंदर वाला भाग दिखाई दे रहा है। तो इसकी अगर मैं अलग से कंस्ट्रक्शन बनाऊं तो ये कंस्ट्रक्शन मुझे इस हिसाब से दिखाई दे रही है। तो देखो बेटा, ये इसके सर्कल टाइप का भाग हो गया ऊपर वाला, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि भाई ये हमने हमारे पास टॉप व्यू हो गया, यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे ऊपर, ये हो गया हमारे पास टॉप व्यू, ठीक है। अब यहाँ से आगे जो पढ़ा उस पर ध्यान देना। जनरली आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यहाँ पर हमने ये जो चुंबकीय ध्रुवखंड है इनको अवतल आकार का क्यों लिया है। तो बेटा ये जो अवतल आकार का जो चुंबकीय ध्रुवखंड लिए हैं ना बेटा, ये त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ये त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं। अब त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है बेटा? त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ना, वो सदैव कुंडली के तल के कैसा रहेगा, समानांतर। वो सदैव कुंडली के तल के कैसा रहेगा, समानांतर। और जब वो कुंडली के तल के समानांतर है तो हर कंडीशन में वो कुंडली के जो क्षेत्रफल सदिश है उसके कैसा रहेगा, लंबवत। तात्पर्य इधर देखिए, इससे पहले मैंने आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखी किसी आयताकार धारावाही कुंडली पर बलागुण के मान की कैलकुलेशन करवाई थी। तो वो सिचुएशन कुछ स्टेप से थी। तो आपने देखा था सर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में था, फिक्स था। तो आप देखेंगे कि भाई अगर ये कुंडली इस कंडीशन में ऐसे रखी हुई है तो ये तो डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, ये हो गया क्षेत्रफल सदिश। तो यहाँ पर तो ये ज्ञात हो रहा था कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये हो गया सर क्षेत्रफल सदिश। तो दोनों एक दूसरे के परस्पर कैसे हैं, लंबवत। लेकिन बलागुण के कारण जब ये कुंडली घूमती है ऐसे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से ये ऐसे घूम रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस कुंडली के क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर के साथ कुछ ना कुछ तो एंगल जनरेट करता ही है कि नहीं करता है, थीटा कोण बनाता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसे। ऐसे त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और ये कहाँ से देखने में पता चल रहा है, हमें टॉप से देखने पे पता चल रहा है, ठीक है ना। अब त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में कैसे उत्पन्न होगा, अब आप देखिएगा, जैसे कि आपने इसको यहाँ पे रखा, अब आपके पास इस पर फोकस करेंगे, गोल वाले पर, ऐसे रखा है, तभी घूमेगा। तो मान लीजिए अब धारा, अब चुंबकीय क्षेत्र इस वायर के अंदर प्राप्त हो रहा है, तो ये वाला जो वायर है देखो ऐसे घूम रहा है, ये वाला वायर है तो चुंबकीय क्षेत्र अब इसके समानांतर हो गया, इसके अकॉर्डिंग घूम रहा है चुंबकीय क्षेत्र इसके समानांतर हो गया, इसके अकॉर्डिंग घूम रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र इसके समानांतर हो। हर कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो इसके तल के कैसा रहेगा, समानांतर। अरे बस समझ, अच्छा हर कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र तल के समानांतर है तो उसका क्षेत्रफल सदिश के कैसा रहेगा, लंबवत रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एक बात तो मालूम चल रही है कि सर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देन थीटा इज इक्वल टू में 90 डिग्री फॉर ऑल सिचुएशन, फॉर ऑल मूविंग कंडीशन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से ये मैंने आपको जो बताया था इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे आयताकार कुंडली यहाँ पर घूमती है तो जो बलागुण उत्पन्न होता है बेटा उसका फंक्शन होता है टो इज इक्वल टू में NIAB साइन थीटा होता है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कुंडली पर कार्यरत बलागुण जिसका फंक्शन होता है टो इज इक्वल टू में NIAB साइन थीटा, ठीक है। लेकिन अब ये देखिए किस में है, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र में, तो आप लिखोगे त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण और आपको ये भी पता चल गया है कि त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न क्यों हो रहा है, इन अवतल आकार के चुंबकीय ध्रुवखंडों के कारण।
तो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो क्या होगा कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो सदैव कुंडली के तल के समानांतर होगा और क्षेत्रफल सदिश का कैसा होगा, लंबवत। तो आप कहोगे सर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, यानी कि क्षेत्रफल सदिश मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत है। तो थीटा इज टू में कितने डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो आपके पास बलागुण की कंडीशन क्या बनेगी, टो इज टू में NIAB sin 90 एंड यू नो अबाउट ऑल्सो वेरी वेल sin 90 इज टू 1। तो बेटा बलागुण क्या निकल कर आ जाएगा, टो इज टू में NIAB। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आगे बेटा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद ये कुंडली यहाँ से घूम रही है, तो यहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है, देखिए स्प्रिंग लग रही है कि नहीं लग रही है। तो इसको मैं कैसे बताता हूँ आपको, यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे ही बलागुण के कारण ये कुंडली घूमने लगती है तो इसके टॉप सिरे पर यहाँ पर ये स्प्रिंग लगी हुई है। स्प्रिंग जैसे कि आप देखेंगे कि ये तो है आयताकार कुंडली जिसका ये गोलाकार भाग हो गया, इसके ऊपर ये स्प्रिंग जुड़ रही है बेटा। ये कुंडली ऐसे घूम रही है, स्प्रिंग यूँ बंधी हुई है, तो कुंडली यूँ घूम रही है तो स्प्रिंग में तनाव उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, अर्थात इसके फेरे खोलने लगेंगे नहीं लगेंगे, अर्थात कुंडली में स्प्रिंग में टेंशन उत्पन्न होती है, अर्थात कुंडली के घूमने के साथ साथ इसके फेरे खुलने लगते हैं, अर्थात ये स्प्रिंग इस कुंडली के घूमने का क्या करती है, विरोध। क्योंकि कुंडली घूम रही है तो इसके फेरे भी खुल रहे हैं ना, फेरे खुल रहे हैं तो उसमें ऐंठन उत्पन्न हो रही है। तो इस कंडीशन में स्प्रिंग भी कुंडली पर एक अन्य बलागुण लगाएगी, ठीक है, किसके कारण, ऐंठन के कारण। तो स्प्रिंग के कारण कुंडली के घूमने के कारण जो बलागुण उत्पन्न होगा वो कौन सा बलागुण होगा बेटा, वो ऐंठन के कारण हो रहा है, तो ऐंठन बलागुण होगा। तो इसको आप यहाँ पर थोड़ा बारीकी से समझिए। इट्स कॉल्ड इज नॉर्थ एंड साउथ। ये इसका ऊपर वाला हिस्सा हो गया बेटा, ऊपर वाला हिस्सा है, ये वायरिंग हो गई, ये वायर लिपटे हुए हैं। अब यहाँ पर ये स्प्रिंग लगी हुई है, ऐसे लगी हुई है। अब ये जो बलागुण है टो इज कस्ट में NIAB, ये इसको ऐसे घुमा रहा है ना, इसको ऐसे राउंड फिगर में घुमा रहा है, ठीक है। तो अब जब ये कुंडली ऐसे घूमेगी तो स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग ऐसे लगी हुई है, कुंडली ऐसे घूम रही है, देखिए मेरे हाथों की सिचुएशन देखिए। तो कुंडली जब यूँ घूम रही है तो स्प्रिंग तो यूँ घूमनी चाहिए ना, लेकिन इस कुंडली के घूमने के साथ साथ स्प्रिंग के फेरे खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं, और जैसे ही स्प्रिंग के फेरे खुलेंगे तो उसमें ऐंठन उत्पन्न होगी, तो ऐंठन के कारण एक नया बलागुण उत्पन्न होगा। वो कौन सा बलागुण होगा बेटा, ऐंठन बलागुण। तो यहाँ पर ये स्प्रिंग है, इसके कारण एक नया बलागुण उत्पन्न होता है, ऐंठन बलागुण, जिसको मैं टो डैश से व्यक्त कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐंठन बलागुण। ये जो बेटा ऐंठन बलागुण होगा टो डैश, ये कितने कोण पर कुंडली घूम रही है, यानी कि कितने कोण पर विक्षेपित हो रही है, तो फाई यहाँ पर विक्षेपक कोण होता है। तो ये ऐंठन बलागुण टो डैश विक्षेपक कोण फाई के समानुपाती होगा। इसको अगर आप बैलेंस करोगे तो टो डैश इस कष्टों में क्या आ जाएगा, C फाई। C यहाँ पर एक नियतांक है जिसे हम यहाँ पर ऐंठन नियतांक कहते हैं, जिसे हम यहाँ पर कौन सा नियतांक कहते हैं बेटा, ऐंठन नियतांक। अब हम इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसको हमने क्या दे दिया बेटा, समीकरण नंबर 2, क्लियर। यहाँ से आगे अब हम जब चलते हैं तो देखो बेटा, एक तो धारा के कारण जो बलागुण लग रहा है टो इज कस्ट में NIAB, एक स्प्रिंग के कारण जो बलागुण लग रहा है टो इज टो डैश इज कस्ट C फाई। तो धारा के कारण बलागुण कुंडली को यूँ घुमा रहा है और स्प्रिंग के कारण जो बलागुण है वो कुंडली के घूमने का विरोध कर रहा है। तो एक कंडीशन तो ऐसी आएगी कि ये ना तो इधर जाएगी ना इधर जाएगी, तो बीच में रुक जाएगी, क्योंकि इधर से तो लग रहा है किसके कारण, धारा के कारण बलागुण, और इधर से लग रहा है स्प्रिंग के कारण ऐंठन बलागुण। दोनों बल दिशा में विपरीत है परंतु परिमाण में एक दूसरे के कैसे हैं, बराबर हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है कुंडली विराम अवस्था में आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कुंडली की संतुलन की अवस्था में, कुंडली की संतुलन की अवस्था में, कुंडली की संतुलन की अवस्था में कुंडली पर धारा कारण लगने वाला बलागुण स्प्रिंग के कारण उत्पन्न ऐंठन बलागुण टो डैश दोनों के बराबर होगा, या दोनों बलागुण एक दूसरे के बराबर होंगे। तो टो की जगह पर मैं क्या लिखूंगा बेटा, NIAB, और टो डैश की जगह पर मैं लिखूंगा C फाई। अगर हम यहाँ से I की वैल्यू जनरेट करें तो C फाई इज कस्ट में NAB, ये वैल्यू निकल कर आती है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, I इज कस्ट में C अपॉन NAB इंटू फाई। अब यहाँ से आप इस पर फोकस कीजिए, जहाँ
जहाँ C अपॉन एन ए बी ये होता है बेटा K के बराबर। K भी एक कांस्टेंट है जिसे हम धारामापी का परिवर्तन गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? धारामापी का परिवर्तन गुणांक। क्लियर? तो इस समीकरण को मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो देखिए I इज इक्वल टू में C अपॉन एन ए बी। C अपॉन एन ए बी कितने के बराबर आ रहा है? K के। आगे क्या चल रहा है? फाई। ये आ गया मेजर फंक्शन। अगर मैं K कांस्टेंट को यहाँ से हटाऊँ तो I समानुपाती फाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? दिस इज द मेजर प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। ये चल कुंडली धारामापी का मूल सिद्धांत होता है। आ रही बात समझ में कि जितनी धारा बहाओगे उतनी ही वो क्या होगी? विक्षेपित होगी। तो उसका धारा के संगत विक्षेपक कोण भी हमारे पास धारा के संगत ही प्राप्त होगा। तो देखिए बेटा ये संरचना हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गया? सिद्धांत। नॉर्मल सी चीज़ है, बस थोड़ा सा आपको कंसेप्ट यहाँ पर ये जो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इसका समझने वाला है। और तो अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करें तो हमें थोड़ा सा देखने करने में समझ आती है, क्योंकि हम इसको सामने से देखते हैं, जबकि जो भी कैलकुलेशन हो रही है वो कहाँ से हो रही है बेटा? टॉप से। क्योंकि ये चीज़ें 3D में हमें प्राप्त होती है और हम बोर्ड पे देख रहे हैं तो वो कहाँ देख रहे हैं बेटा? 2D में देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल सी संरचना है कि हमने दो अवतल आकार के चुंबकीय ध्रुवखंडों को यूज़ में लिया है, ठीक है, दो अवतल आकार के नॉर्मल से चुंबकीय ध्रुवखंडों को यूज़ में लिया है। उसके मध्य में एक कुचालक बेलनाकार पात्र के ऊपर हमने एक समान रूप से विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटकर एक आयताकार कुंडली का निर्माण किया है। यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है, उसके साथ ये फास्फोरस ब्रॉन्ज के वायर में एक दर्पण लगा हुआ है। यहाँ पर मरोड़ी शीर्ष के साथ ये टर्मिनल T1 है, ये मरोड़ी शीर्ष है। नीचे भी टर्मिनल क्या लगा हुआ है? T2 लगा हुआ है। क्लियर? ये संरचना है। और उसके बाद सिद्धांत को डेप्थली मैंने आपको समझाया है। ये जो डायग्राम है ये किसका है बेटा? टॉप व्यू का। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है टॉप व्यू में। अब हमने देखा है कि भाई ये अवतलाकार के चुंबकीय ध्रुवखंड है जिसके कारण त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का क्या कार्य है? त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो उस कंडीशन में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो सदैव हर सिचुएशन में कुंडली चाहे कहीं पे भी घूमे, सदैव चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो कुंडली के तल के कैसा होगा? समानांतर। जब हर कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के समानांतर है तो उसका क्षेत्रफल सदिश के कैसा रहेगा बेटा? लंबवत रहेगा। तो यहाँ से पता चल रहा है भाई ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर बी वेक्टर। ए वेक्टर का मतलब होता है बेटा क्षेत्रफल सदिश, बी वेक्टर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो थीटा कैसा हो गया? 90, यानी कि हर सिचुएशन में थीटा 90 डिग्री रहेगा। उसका जो कारण है वो कौन है बेटा? यहाँ पर अवतल आकार के चुंबकीय ध्रुवखंड है जिसके कारण त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब मैंने आपको बताया था, अभी जैसे मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया था कि यहाँ पर जो ये आयताकार कुंडली रखी होती है इसमें जो चुंबकीय बलागुण जो बलागुण उत्पन्न हो रहा है उसका फंक्शन होता है NIAB sin थीटा, ठीक है। ये फंक्शन होता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ से प्राप्त होता है हमें। अब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो थीटा इस कस्ट में कितने डिग्री हो गया बेटा? 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से ये जो फंक्शन जो हमारे पास आ रहा है वो 90 डिग्री आ गया है, ये फंक्शन प्राप्त हो गया। अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर एक स्प्रिंग कनेक्ट होती है, तो कुंडली के घूमने के साथ साथ स्प्रिंग घूम रही है। स्प्रिंग में क्या उत्पन्न हो रही है? ऐंठन उत्पन्न हो रही है। स्प्रिंग में जब ऐंठन उत्पन्न हो रही है तो जो स्प्रिंग है वो कुंडली के घूमने का विरोध करेगी। तो स्प्रिंग के ऐंठन के कारण एक अन्य बलागुण उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं ऐंठन बलागुण, ठीक है। ये ऐंठन बलागुण जिसको मैंने यहाँ पर टोडे से व्यक्त किया, ये विक्षेपक कोण फाई के समानुपाती होता है। तो टोडे से इसी में कितना हो गया बेटा? C फाई। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जितना परिमाण बला ऐंठन बलागुण लगा रहा है उतना ही कुंडली के कारण लगने वाला बलागुण लगा रहा है। दोनों परिमाण बराबर, दिशा विपरीत। ऑब्वियस सी बात है कुंडली कौन सी अवस्था में आएगी? विराम अवस्था में आएगी। और जैसे ही कुंडली विराम अवस्था में आएगी तो दोनों बलागुण एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे? बराबर। यहाँ से हमने K का मान निकाल लिया, धारामापी परिवर्तन गुणांक, और I बराबर क्या आ गया? K फाई। यहाँ से जो ये फंक्शन आ रहा है I समानुपाती फाई, यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि जितनी परिमाण की आप इसमें धारा बहाओगे कुंडली में उतना ही क्या उत्पन्न होगा? विक्षेप उत्पन्न होगा। तो इसका हो गया बेटा नॉर्मल सा संरचना एवं सिद्धांत। अब हम इसकी क्रिया विधि के बारे में और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, तो ध्यान दीजिए। तो देखिए वर्किंग मेथड ऑफ मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर, यानी कि क्रिया विधि, यानी कि चल कुंडली धारामापी की क्रिया विधि को हम देख रहे हैं। तो एक बात बताओ बेटा कि जैसे आपने इसमें धारा, देखो ये कुंडली आपकी दिखाई दे रही है, आयताकार कुंडली, ठीक है। इस आयताकार कुंडली में जैसे आपने धारा बहाई तो इसमें बलागुण उत्पन्न हो रहा है बेटा 2। तो इसका में NIAB sin थीटा 90, तो 2 इसका NIAB। ये जो बलागुण है
ये वाला घूर्ण इस कुंडली को घुमा रहा है। अब ये कुंडली ऐसे घूम रही है, कुंडली घूम रही है तो बेटा कुंडली के साथ यहाँ पर वायर भी कनेक्टेड है क्या नहीं, ये वाला वायर, कुंडली घूम रही है तो वायर घूम रहा है, वायर घूम रहा है तो वायर के साथ क्या कनेक्टेड है बेटा, दर्पण कनेक्टेड है क्या नहीं, देखो ये दर्पण मिरर, ये दर्पण कनेक्टेड है। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सर बलागुण के कारण कुंडली घूमी है, कुंडली घूमी है, वायर घूमा है, वायर घूमा है तो वायर के साथ कौन कनेक्टेड है, दर्पण, दर्पण भी घूमा है। तो इस कंडीशन में हम कुंडली का विस्थापन ज्ञात करते हैं कि कुंडली कितनी विस्थापित हो रही है, क्या कुंडली का विस्थापन धारा के संगत हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, या धारा के अकॉर्डिंग कुंडली में विस्थापन उत्पन्न हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, हम उस चीज को कैलकुलेट करते हैं। तो आप देखिए धारा बहाने पर जैसे इस कुंडली पर बलागुण कार्य करता है तो कुंडली घूमती है इस बलागुण के कारण, तो इस कष्ट में ये भी कारण कुंडली घूमती है, कुंडली घूम रही है, वायर घूम रहा है, वायर घूम रहा है, दर्पण घूम रहा है। तो इस कंडीशन में यहां पर एक दर्पण के साथ एक लैंप स्केल व्यवस्था होती है। अब वो लैंप स्केल व्यवस्था क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। लैंप स्केल व्यवस्था, ठीक है। अब जैसे दर्पण घूमेगा तो इस कंडीशन में जैसे कि मान लीजिए ये दर्पण है, ये घूमा तो इस पर जो आपतित प्रकाश की किरण है ना वो 2φ कोण पर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ये आपतित प्रकाश किरण है और ये हो गई बेटा परावर्तित प्रकाश किरण। कितने एंगल पर परावर्तित हो रही है बेटा, 2φ कोण पर। जैसे कि यहाँ से आ रही है, ये घूम रहा है तो फिर वो इससे टकराएगी, यानी घूमते हुए उसे टकरा कर यहाँ से टकराएगी, फिर कितने एंगल पर, 2φ कोण पर। देखिए ये आपतित हुई घूमने के साथ साथ, फिर इससे टकराई यहाँ पर, फिर क्या हो गई बेटा, परावर्तित हो गई। कितने कोण पर हो रही है, 2φ कोण पर परावर्तित। तो उस सिचुएशन को अगर हम यहाँ पर जनरेट करें तो आप देख सकते हैं ये दर्पण है, यहाँ पर आपतित किरण, ये टकराने के पश्चात क्या हो गई बेटा, परावर्तित। कितने कोण पर हो रही है, 2φ कोण पर हो गई ना। अब मैंने क्या किया बेटा, इस पॉइंट से यहाँ पर लंब डाला है, डाल दिया लंब, ये 90 डिग्री का हो गया बेटा, ठीक है। इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया d और ये डिस्टेंस है कैपिटल D। तो आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा, इसका मैं नाम दे देता हूँ A, B और C। ये सब कुछ हमें लैंप स्केल व्यवस्था के द्वारा प्राप्त हो है। जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना लैंप स्केल व्यवस्था, ये दर्पण पे जो ये घटना हो रही है ना, पूरी घटना ये इस व्यवस्था के कारण, या इसकी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं हम इस व्यवस्था के कारण कर रहे हैं। तो आप देखेंगे बेटा यहाँ से मैं tan थीटा का मान ज्ञात करूँगा। आप जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधा, यहाँ पे थीटा बराबर आपको 2φ दे रखा है, तो tan 2φ बराबर लंब स्मॉल d फाई, tan 2φ बराबर में लंब स्मॉल d बेस कैपिटल D। अब ये जिस कोण पर, यानी कि ये जो रेज है ये जिस एंगल पर रिफ्लेक्टेड हो रही है, परावर्तित हो रही है, वो एंगल कितना है, 2φ। तो आप यहाँ पे कहोगे सर 2φ कोण बहुत ही अत्यल्प होता है। तो अत्यल्प है तो जितने भी मान होंगे वो सब न्यून ही होंगे। तो मैं कह सकता हूँ सर tan 2φ इज इक्विवेलेंट ऑफ 2φ बराबर हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2φ इज इक्वल्स टू में स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। फाई का मान निकालूंगा तो स्मॉल d इज इक्वल्स टू में 2 कैपिटल D। ये आ गया बेटा वैल्यू। अब यहाँ से अगर ये दो सांकेतिक नियतांक, अगर इस नियतांक को मैं ऐसे रिप्लेस करूँ तो मैं कह सकता हूँ फाई समानुपाती स्मॉल d। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी कि जो फाई है विक्षेपक कोण, ये d के जो कि विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, उसके कैसे आ रही है बेटा, समानुपाती आ रही कि नहीं आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे हम देखते हैं समीकरण नंबर 3 व 4 से, इधर आ जाइए। समीकरण नंबर 3 व 4 से 3 ने कहा I समानुपाती फाई, देख सकते हैं आप I समानुपाती फाई, और 4 क्या कह रहा है बेटा, फाई समानुपाती D। ठीक है, 3 तो है I समानुपाती फाई और 4 कह रहा है फाई समानुपाती D। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जितनी धारा बहाई आपने कुंडली में, या धारा में जितनी मान की धारा आपने प्रवाहित की, उतना ही उसमें क्या प्राप्त हुआ बेटा, विक्षेपक। और जितना विक्षेपक हो रहा है बेटा, कुंडली उतनी ही दूरी पर क्या हो रही है, विस्थापित हो रही है। तो हम कह सकते हैं I समानुपाती फाई समानुपाती D। ये होता है बेटा आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसकी संरचना, सिद्धांत और वर्किंग मेथड आप सभी के सामने है। मैंने पूरी कोशिश की है इस टॉपिक को ढंग से आपको समझाने की, आपको बतलाने की। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें। ये हमारी वीडियो नंबर 71 थी। 71 वीडियो आज हमारी कंप्लीट हो गई हैं। कल हम बात करेंगे अगले लेक्चर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।